हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हमने एक नया सेशन प्रारंभ किया है जिसमें हम DSSB के PRT, TGT और PGT से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेडागोजी के, उन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है। एक एक करके हम हर क्लास में एक एक टॉपिक को कवर कराएंगे और प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडागोजी से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीटेड क्वालिफाई हैं कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप DSSB के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं कराएंगे। ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी? तो शिक्षण के सामाजिक संवाद में किसकी ज़्यादा रुचि थी? ऑप्शन है पियाजे, चॉम्स्की, गार्डनर या फिर वाइगोस्की। इन चारों में से किसका सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि था? तो इन चारों में से जो वाइगोस्की हैं, इन्होंने सामाजिक संवाद पर या फिर सामाजिक विकास के सिद्धांत पर जोर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए हमारा ऑप्शन वाइगोस्की होगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन है DSSB PRT का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया गया है नीचे, उसमें से नींद के प्रतिरूप यानी नींद के बारे में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन में दिया हुआ है कि नींद बढ़ते हुए वर्षों में, यानी कि यह बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है। और दूसरा कथन है कि छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने से पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है नींद के बारे में? तो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों कथन सही है। यहाँ दोनों कथन सही है, कथन ए और कथन दो दोनों, क्योंकि नींद बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है और छोटे बच्चे जो हैं वो बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने से पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे 2 से 4 वर्ष के लिए 14 घंटे की नींद आवश्यक होती है। शैशवावस्था में 2 से 4 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं तो उनके सोने के लिए 14 घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है। और बाल्यावस्था में 10 घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है। और किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था में 9 घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है। इसलिए ये दोनों कथन ही सही है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी नींद की दिनचर्या बदलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। विकास क्या उपलक्षित करता है? तो विकास क्या उपलक्षित करेगा? ऑप्शन है व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या फिर व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। तो विकास, इनमें से विकास का क्या उपलक्षित करता है, यानी कि विकास का क्या गुण है? तो विकास जो है वह गुणात्मक परिवर्तन को उपलक्षित करता है, ना कि मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि उपलक्षित करेगा और विकास जो है इसमें गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति के गर्भकाल से लेके उसके अंतिम समय यानी कि पूरे जीवन भर तक विकास जो है वो चलता रहता है, यह कभी समाप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है? तो यहाँ जन्म से 2 साल तक की उम्र की प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए है, इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं और दूसरों के परिप्रेक्ष्य में से चीज़ें देखने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत में आगमिक तर्क या तर्कना का उपयोग करना शुरू करते हैं। तीसरा है, बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी में निगमिक तर्क या तर्कना का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। या फिर चौथा है, बच्चे मूलभूत कार्यों जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं।
तो जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र में क्या विशेषताएं हैं, यानी कि जन्म से जो 2 वर्ष तक की उम्र होती है, 0 से 2 वर्ष तक की जो उम्र होती है वो शैशवावस्था की होती है। फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए आप लोग। तो शैशवावस्था में क्या विशेषता होती है? शैशवावस्था की जो विशेषता होती है ऑप्शन नंबर डी राइट है। बच्चे मूलभूत कार्यों जैसे चूसने, पकड़ने और देखने सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में इस अवस्था में सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। फ्रेंड्स इस अवस्था की एक और विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व जो है वो शैशवावस्था में विकसित हो जाता है, इसलिए ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है? तो यहाँ मध्य उम्र के विकास के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में दे रखा है कि 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं, यानी कि 5 और 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी है। कथन पहला और कथन दूसरा ये दोनों सही है, जबकि कथन 3 जो दिया है ये गलत है। 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं, ये गलत कथन है। जबकि कथन 1 जो है 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा जो कथन है फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु में ग्रुपिंग नहीं करते, 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते, ये भी सही कथन है बालकों के बारे में, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। फ्रेंड्स मध्य अवस्था जो होती है यह इस अवस्था में सामाजिक और व्यक्तिगत ज्ञान, कौशल, भावनाओं और प्रतिक्रिया और बातचीत के तरीके, चलने के तरीके आदि प्रक्रियाएं सामने आती हैं इसी अवस्था के अंतर्गत। तो ये सभी मध्य वाली अवस्था के गुण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेवार हैं? तो जन्म के समय जो कम भार वाले बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? पहला कारक है खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना। और दूसरा कारण है अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार। तीसरा कथन है गर्भावस्था से पहले की चिकित्सीय कारक जैसे कोई बच्चा न होना या 4 से अधिक होना। तो इनमें से कौन कौन सा कारक, पहला, दूसरा और तीसरा सही से देख लीजिए फ्रेंड्स। ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कारकों में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं जो कि जन्म के समय बच्चों के भार को कम करते हैं? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला और तीसरा कथन राइट है, जबकि दूसरा जो कथन है यह गलत है। अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक का बच्चों के जन्म के समय भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों के कम भार पर जो प्रभाव पड़ता है वह खराब पोषण का पड़ता है, पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल का पड़ता है, यानी कि प्रसव के पूर्व बच्चों के जन्म के पहले जो देखभाल सही ढंग से नहीं किया गया रहता है तो उसका प्रभाव बच्चों के जन्म के समय भार पर पड़ता है। धूम्रपान और तनाव का संपर्क में आना भी बच्चों के भार को कम करता है, जबकि गर्भावस्था से पहले के चिकित्सकीय कोई कारक होते हैं तो वो भी जिम्मेदार होते हैं बच्चों के भार को कम करने में। या फिर यदि माता का कोई बच्चा ना हो रहा हो या फिर 4 से अधिक जब बच्चे होते हैं तो उनके भी वजन कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भ्रूण में निम्नलिखित में कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सुमेलित है? भ्रूण से संबंधित हलचल के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा हलचल जो है उसके सही आयु से संबंधित है, सुमेलित है? पहला कथन है कि सामान्य छटपटाने की हलचल जो होती है वो 8 सप्ताह में होती है। और दूसरा कथन है कि सहज हलचल में जो वृद्धि होती है वह 10 सप्ताह में होती है। तो क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट है फ्रेंड्स। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। भ्रूण की जो हलचल होती है वो सामान्य छटपटाने की हलचल जो है वो 8 सप्ताह में प्रारंभ होती है और सहज हलचल में वृद्धि होती है 10 सप्ताह में होती है। 8 सप्ताह के भ्रूण में सामान्य छटपटाने तथा हाथ पैर बढ़ने लगते हैं और उसमें शारीरिक प्रणालियाँ एवं अंग विकसित होने लगते हैं। 8 सप्ताह का जो भ्रूण है उसमें।
और 10 सप्ताह के भ्रूण में शरीर के सभी प्रमुख अंगों को बनने लगते हैं। 10 सप्ताह के भ्रूण में शरीर के उसके सभी अंग बनने लगते हैं और उनके सहज हलचल में वृद्धि होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है। तो यहाँ स्वायत्तता के संदर्भ में पूछ रहा है। स्वायत्तता जो है यह एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो यह स्वायत्तता के बनाम शर्म और संदेह क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है कि यह मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है, और कथन दूसरा है कि इसमें बच्चे स्वप्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। तो क्या ये दोनों कथन सही है? केवल कथन 2 सही है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह जो है इसमें बच्चे स्वप्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। फ्रेंड्स, ये जो स्वायत्तता के बारे में दिया गया है यह एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया कथन है, और एरिक एरिक्सन जो हैं वो जर्मनी के निवासी थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे एरिक एरिक्सन। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है मनोवैज्ञानिक और उनके देश के बारे में भी। इनके अनुसार, यानी कि एरिक एरिक्सन के अनुसार, व्यक्ति एक पूर्व निर्धारित क्रम में मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों के माध्यम से सीखता है। यानी कि इन्होंने एरिक एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 8 चरणों की बात की है इन्होंने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी एरिक्सन से जुड़ा हुआ है। एरिक्सन के अनुसार डैश स्वयं की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वासों से बनी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो वह कौन सी अवधारणा है? तो यहाँ जो उतार चढ़ाव होगा, परिवर्तन होगा, पहचान होगा या फिर संशोधन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सही है वो पहचान है। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान स्वयं की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वासों से बनी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 8 चरणों की बात की थी। अगला क्वेश्चन भी एरिक एरिक्सन से ही जुड़ा हुआ है। बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में पहल बनाम अपराध क्या है? तो यहाँ पहल बनाम अपराध के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है, यह एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का 3रा चरण है, और दूसरा कथन है कि इस चरण में बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं जो उन्हें पूरा करने में से रोक सकता है। तो क्या ये दोनों कथन सही है? जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों कथन सही है। एरिक एरिक्सन के अनुसार, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, और मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पहल बनाम अपराध जो है यह 3रा चरण के अंतर्गत आता है। और एरिक एरिक्सन के अनुसार इस चरण में बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं जो उन्हें पूरा करने से रोक सकता है, इसलिए ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहचान की कितनी स्थितियां हैं? तो पहचान की कितनी स्थितियां होती हैं? ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 2। तो यहाँ पहचान की जो है वो 4 स्थितियां होती है। वो कौन कौन सी स्थिति होती है? पहचान जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक पहलू, संप्राप्ति या दूसरे के गुणों को आत्मसात करता है। तो पहचान की जो 4 स्थितियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहली प्राइमरी स्थिति होती है, यानी कि प्राथमिक पहचान होती है। दूसरी जो होती है वो माध्यमिक पहचान होती है, यानी कि, और तीसरी जो होती है आंशिक पहचान होती है फ्रेंड्स, और चौथी आंशिक पहचान और सहानुभूति होती है। आंशिक पहचान और सहानुभूति उसको माना जाता है। ये 4 जो है पहचान की स्थितियां हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को पहचान की 4 स्थितियां समझ में आ गई होंगी। प्राथमिक पहचान, दूसरा है माध्यमिक पहचान, तीसरा है आंशिक पहचान और चौथा है आंशिक पहचान और सहानुभूति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्ति अवधि की बात की है? तो यौन विकास के जो सिद्धांत हैं उसमें किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्ति अवधि की बात की है? फ्रायड ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने या फिर वाइगोस्की ने?
तो फ्रेंड्स यहाँ फ्राइड जो हैं इन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने प्रसुप्ति अवधि की बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्ल रोजर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कार्ल रोजर्स का मानना था कि स्व अवधारणा 3 अलग अलग हिस्सों से बना है। क्या उन्होंने कहा था? स्व अवधारणा 3 अलग अलग हिस्सों से बना है। गलत प्रकार के भाग की पहचान करना है। तो कार्ल रोजर्स ने स्व अवधारणा को 3 अलग अलग हिस्सों से बना माना है। तो वो 3 अलग अलग हिस्से इसमें दिए हुए हैं और एक जो गलत कथन है उसकी पहचान करना है। तो पहला है आदर्श स्वयं छवि, आत्म अन्वेषण या फिर आत्मसम्मान। इनमें से 3 तो सही है, एक गलत है। वो गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, आत्म अन्वेषण की बात इन्होंने नहीं की है। कार्ल रोजर्स ने स्व अवधारणा के अंतर्गत 3 जो अलग अलग हिस्सों की बात की है उसमें आदर्श स्वयं छवि एवं आत्मसम्मान की बात की है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है DSSB का 2022 का ही PRT का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो 27 मार्च को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखने की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखने की क्षमता को किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है विश्लेषण करना या फिर ऑप्शन डी है संश्लेषण करना। तो यहाँ जो अलग अलग भागों को मिलाकर एक किया जाता है तो संश्लेषण विधि के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखने की क्षमता, जब भागों को एक साथ किया जाता है तो उसे संश्लेषण कहा जाता है। और यदि भागों को अलग करने की क्षमता के बारे में पूछता है तो वहाँ विश्लेषण हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2022 के DSSB PRT के सेकंड शिफ्ट के ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कुत्ता। एक बच्चे में जो दे रहा है कि एक प्रकार के जानवर के बारे में योजना हो सकती है, जैसे कि कुत्ता। अचानक जब बच्चा फिर से कुत्ते की एक नई बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयाभिभूत रह जाता है, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाता है। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा योजना में नई जानकारी को क्या करेगा? ऑप्शन है समायोजित करेगा, बदलेगा, आत्मसात करेगा या फिर हेरफेर करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है। बच्चा कुत्ते के बारे में तो जानता है और जब वह कुत्ते के एक नई नस्ल के बारे में देखता है जो कि बड़ा होता है और अलग नस्ल होता है तो उसे देखकर बच्चा आश्चर्यचकित रह जाता है। तो बच्चा आश्चर्यचकित रहकर जब कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा जानकारी में वह इस नई जानकारी को आत्मसात कर लेगा, यानी कि उसे भी जान लेगा कि कुत्ता सिर्फ जो वो जानता था पहले सिर्फ उतने तक ही नहीं होता है सीमित, बल्कि उसका अगला रूप भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आत्मसात होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है। इस स्तर पर बच्चा समझता है कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं तो वह उतने ही होंगे जितने कैंडी पूरी होने पर थे। अवस्था की पहचान करें। तो यह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है यह पियाजे के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो वह किस सिद्धांत के अंतर्गत यह प्रश्न आएगा कि बच्चा जब एक कैंडी को तोड़ेगा तो वो समझेगा कि टूटे हुए कैंडी के भी उतने ही टुकड़े होंगे जितने की कैंडी पूरी होने पर थी। तो यह जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था तक की होती है? तो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और संवेदी पेशीय जो अवस्था होती है फ्रेंड्स 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है। और यहाँ जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया है यह 12 से लेकर 12 प्लस होती है, यानी कि 12 से 18 तक के करीब होती है। अगला क्वेश्चन है। गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि की पहचान करना है। गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि कौन सी अवधि होती है? बचपन की अवधि होगी, प्रसव पूर्व अवधि होगी, शैशव अवधि होगी या फिर किशोरावस्था की अवधि होगी?
तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। बच्चे के जब गर्भाधान होता है माता का और उस बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व अवधि कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह अवधि जो होती है 270 से 280 दिन के करीब होती है, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कि पिछले वर्षों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। ये सभी जो क्वेश्चन थे आज के वो DSSB के PRT के 2022 के क्वेश्चन थे और ऐसे ही अन्य क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।